हेलो दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 31 मार्च 2023, यानी कि मार्च का आखिरी दिन। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे विस्तार से। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं जिससे वीडियो के बीच में आपको एक भी परसेंट की डिस्टरबेंस ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने 50 प्लस वीडियो किए हैं जीके वन लाइनर के। जाकर के उनको देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी प्लेलिस्ट है शून्य से शिखर तक सीरीज़, जहां पर हमारे फाउंडर सर के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त क्लास करी गई है, तो वो जा कर के देखिए। तो शुरू करेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले जितने भी लोग लाइव आ गए हो, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सरकार ने गूगल पे तथा अन्य भुगतान ऐप्स के लिए अधिभार पेश किया है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें ये बताया है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई शुल्क का सुझाव दिया गया है। यूपीआई पर 2000 रुपये से अधिक के लेन देन पर पीपीआई शुल्क लगाया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप लेन देन मूल्य के 1.1% के बराबर इंटरचेंज होगा। तो पहली न्यूज़ आज की क्लियर है ना। सरकार ने जीपीए यानी गूगल पे और अन्य भुगतान ऐप्स के लिए अधिभार पेश किया है। यूपीआई किसके अंतर्गत काम करता है? तो एनपीसीआई के यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपने ये इतनी बातें जान ली कि आखिर किसके नियंत्रण में कौन होता है। चलो मैं बताता हूँ। आरबीआई के नियंत्रण में भारत की सभी छोटी छोटी बैंकें होती हैं। इसके अलावा बात करें और चीज़ों की, तो याद रखिएगा इस सेबी के नियंत्रण में सारी शेयर मार्केट होती है। और इसके अलावा आपने जाना एनपीसीआई के अंतर्गत सारे के सारे यूपीआई पेमेंट होते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बात यहाँ पर एनपीसीआई की करें तो स्थापना कब हुई थी, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप असबे साहब। मुंबई के अंदर इसका पड़ता है हेडक्वार्टर। तो आज की पहली न्यूज़ आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना पहली बार जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर 144वें स्थान पर आ गया है। तो वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 2022 में 199 देशों में 138वीं रैंक की तुलना में भारत 2023 में 70 के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग में अमेरिका 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद स्वीडन है, जर्मनी है और फिनलैंड है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 6 स्थान नीचे खिसक कर 144वें स्थान पर आ गया है। और इस रैंकिंग में टॉप पर है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, अमेरिका नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसके बाद स्वीडन है, जर्मनी और फिनलैंड है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट कॉलम में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइए। बात करें स्वीडन की तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे कमेंट कॉलम में बताने को कहे हैं, सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में किया करें। दो फायदे होंगे, एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और दूसरा आपके जुड़े हुए भाई बहनों का जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते हैं उनको क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल है जो उपयोगकर्ताओं को आज की बढ़ती वैश्विक दुनिया में उनकी शक्ति और उनके महत्व के बारे में सीख कर पासपोर्ट की दुनिया की खोज करने में सक्षम बनाता है। 2014 में आर्टन कैपिटल द्वारा बनाया गया पासपोर्ट इंडेक्स तेजी से पासपोर्ट की शक्ति के बारे में जानने के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। यह दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट को रैंकिंग देता है। तो ये थी अगली न्यूज़, क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और देखेंगे आज की अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है केरल संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार की घोषणा करी गई है।
तो केरल संगीत नाटक अकेडमी ने वर्ष 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा करी है। थिएटर पर्सन गोपीनाथ कोझिकोड, संगीत निर्देशक PS विद्याधरन और चेंडा एडक्का कलाकार कलामंडलम उन्नी कृष्णन को केरल संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। जबकि बात करें तो अकेडमी पुरस्कारों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 17 विजेता घोषित करे गए हैं। तो फिर से देख लीजिए, केरल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार की घोषणा करी गई है और 2-3 नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं आपको। थिएटर पर्सन गोपीनाथ कोझिकोड, संगीत निर्देशक PS विद्याधरन और चेंडा एडक्का कलाकार कलामंडलम उन्नी कृष्णन, इनको केरल का संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप प्रदान किया गया है और कुल 17 विजेता इसके अंतर्गत घोषित किए गए हैं। केरल की बात करें, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति नियुक्त करे गए हैं। तो इनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान। फिर से देखिए, शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान ये बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये उपराष्ट्रपति बने रहेंगे और नए उपराष्ट्रपति बना दिए गए हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान। नए उपराष्ट्रपति आबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के अध्यक्ष और आबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के सदस्य भी हैं। तो ये न्यूज़ आपको क्लियर यहाँ पर हो गई होगी कि शेख मंसूर बिन जायद अल नाह्यान ये उपराष्ट्रपति बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के। राष्ट्रपति कौन है? तो ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। दोनों के नामों में बस थोड़ा सा अंतर है, तो आपको दोनों नाम अच्छे से क्लियर रखने हैं क्योंकि कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कल यानी 1 अप्रैल 2023 को भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में भाग लेने वाले हैं। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च 2023 को तैयार पुनरुत्थान प्रासंगिक विषय पर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल और नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी शुरू करेंगे। तो ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में शामिल होने जा रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात आई है तो CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा कुछ और अगर मैं आपसे पॉइंट की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 55 जिले हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखना। बात करें तो 29 लोकसभा की और 11 राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। यहीं पर है पन्ना पेंच नेशनल पार्क, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। इससे पहले कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस एक नंबर के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सन वेंगर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सन वेंगर को प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व बॉस फर्ग्यूसन ने रिकॉर्ड 13 खिताब जीते और प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल प्रबंधक भी हैं। इस बीच वेंगर ने आर्सेनल के अपने 22 साल के कार्यकाल के दौरान 3 लीग खिताब जीते और 2023-24 के लीग 2003-04 के लीग विजेता सीजन में शानदार नेतृत्व करते हुए अपराजित भी हुए थे। तो याद रखिए, प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम में 2 लोग शामिल हुए हैं। पहले हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी रहे हैं, और दूसरे आर्सन वेंगर, जो कि आर्सेनल के खिलाड़ी रहे हैं। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल आगे। अगली न्यूज़ है संयुक्त अरब से। तो यहाँ पर संयुक्त अरब से क्या न्यूज़ है? तो याद रखिए, सऊदी अरब यानी संयुक्त अरब या सऊदी अरब बना है SCO का डायलॉग पार्टनर। तो सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया है, जो चीन और रशिया के नेतृत्व वाला एक शक्तिशाली क्षेत्रीय ब्लॉक है।
कैबिनेट ने एससीओ में डायलॉग पार्टनर बनने के ज्ञापन को मंजूरी दी। एससीओ की स्थापना जून 2001 में चीन, रूस और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य एशियाई राज्यों द्वारा करी गई थी। पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। कमेंट कॉलम में जाकर के सारी इस्तान कंट्रीज के कौन कौन सी कैपिटल है बताइए जल्दी से, मैं एक एक का कमेंट जरूर देखूंगा। तो जल्दी बताइए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, इनकी कैपिटल्स क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल तो इस्लामाबाद है, चाइना की कैपिटल तो आप जानते ही हैं, रशिया की कैपिटल तो आप जानते ही हैं। जल्दी से क्वेश्चन बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है तंजानिया देश से। तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा करी है। तो तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की घोषणा करी है। बात करें मारबर्ग प्रकोप, जिसे पहले मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता था, एक गंभीर और घातक बीमारी है और इबोला वायरस जैसे फाइलो वायरस नामक वायरस के परिवार से संबंधित है। तेज बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में गंभीर दर्द, ये इसके लक्षण होते हैं। तो याद रखिए, तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा करी है। आइए जानते हैं इस देश के बारे में। तंजानिया की बात करें तो अफ्रीकी ग्रेट लेक के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में युगांडा, उत्तर पूर्व में केन्या, पूर्व में हिंद महासागर, दक्षिण में मोजाम्बिक, मलावी और दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगी है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं सामिया शुरू हसन, प्रधानमंत्री हैं कासिम मजनलीवा। तो याद रखिए, तंजानिया ने घातक मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा करी है। पढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रणव हरिदास एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी सीईओ के पद पर नामित किए गए हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 3 साल के लिए प्रणव हरिदास को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाने की घोषणा करी है। वर्तमान एमडी बी गोप कुमार ने एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। बात करें अगर प्रणव हरिदास की, तो वर्तमान में एक्सिस कैपिटल में एमडी और इक्विटीज के सह प्रमुख हैं। इससे पहले उन्होंने सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स में निदेशक और भारत आसियान निष्पादन सेवाओं के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। तो याद रखिएगा, प्रणव हरिदास अपॉइंटमेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ बनाए गए। कमेंट कॉलम में बताइए, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 30 मार्च को मनाया जाता है 4 राज्यों का स्थापना दिवस। उसमें से एक राज्य प्रमुख है राजस्थान। इस दिन 1949 में 4 राज्य कौन कौन, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, चारों का गठन किया गया था और संयुक्त राज्य के रूप में राजस्थान बना दिया गया था और इस क्षेत्र को बृहत्तर राजस्थान के रूप में जाना जाने लगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। जयपुर इसका एक शहर है और इसकी राजधानी भी है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। पढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो असम के पाठशाला के एक एनजीओ स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग द्वारा स्थापित तपोवन नामक एक मिशन को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में सम्मानित किया गया है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कुमुद कलिता ने पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें 75,000 रुपये, एक प्रमाण पत्र और एक पट्टिका शामिल है। तो याद रखिएगा, असम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। असम राज्य की बात करें यहाँ पर, तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम में कामाख्या माता का मंदिर है। इसके अलावा असम के सीएम कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है, आईसीजी ने आंध्र प्रदेश में किया खोज और बचाव अभ्यास। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 28-29 मार्च 2023 के दौरान
क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य एक वास्तविक समय समुद्री संकट परिदृश्य का अनुकरण करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव संगठन के कामकाज को उजागर करना। समुद्री बचाव उपकेंद्र काकीनाडा ने अभ्यास के दौरान आईसीजी के साथ समन्वय किया। तो याद रखिएगा, कमेंट कॉलम में बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन है। चलिए मैं ही बता देता हूँ यार, ठीक है। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, यह भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है जिसका अधिकार क्षेत्र अपने क्षेत्रीय जल पर है। यह औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित करी गई। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल वी ए कामत को संस्थापक का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, वी ए कामत। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आदर्श वाक्य है वी प्रोटेक्ट। महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हैदराबाद में 50 झीलों का कायाकल्प करेगी तेलंगाना की सरकार। तो तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास के 50 जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्री के तारक रामाराव ने खाजगुड़ा झील में झील विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 50 झीलों में से 25 झीलें ग्रेटर हैदराबाद निगम निगम में है। तो याद रखिएगा, हैदराबाद में 50 झीलों का कायाकल्प करने जा रही तेलंगाना की सरकार। आइए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत का एक राज्य है। 2 जून 2014 को क्षेत्र को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ है। 2023 तक यहाँ पर 33 जिले थे। राजधानी हैदराबाद है। सीएम के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। साक्षरता लगभग 73% है और लिंगानुपात 2011 के अनुसार 988 प्रति 1000 लोगों पर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें और सबसे मेन बात, पूरी क्लास को जरूर देखा करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।